हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। साथियों, आज हमारे चाय की चर्चा पर मौजूद हैं जेएनयू से प्रोफेसर महेंद्र प्रताप राणा, जिनका किसान आंदोलन भी अहम रोल रहा है। ये हमारी खुशनसीबी है कि आज चाय की चर्चा पे ये हमारे पास आए हैं। आज ये प्रोग्राम में आए हुए थे डीके मैरिज हॉल में, तो वहां से हमने इनको इनवाइट किया कि आए और देश के हालात पर चर्चा करें। आपको हमने किसान आंदोलन में सुना है और टीवी के माध्यम से भी कई जगह डिबेट्स आपने की हैं। तो आप बड़े जोशीले अंदाज में आपने अपने वक्तव्य को रखा है। हम चाहेंगे आज अपना परिचय आप थोड़ा सा, सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे दर्शकों से आप अपना करा दें। आ, मेरा नाम महेंद्र प्रताप राणा है। मूलतः मैं आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील का रहने वाला हूं और अपनी शिक्षा दीक्षा ये कह लें कि गांव से करते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए एलएलबी किया, फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से मैंने जाकर के पीएचडी किया। उसके बाद आप लोगों का, सभी समाज का एक आशीर्वाद है कि कई छात्र जीवन में 1991 में मुझे संयुक्त राष्ट्र संघ में जो जाति पर आधारित भारत में उत्पीड़न करने को रोकने में क्या कैसे क्या किया जा सकता, क्या योगदान हो सकता, उसमें 1991 में मैं बोला हूँ। और जो पूरे देश में जितने भी आंदोलन इस तरह से चले हैं और शुरू से एक रही है एक आदत कि समाज में किसी भी लेवल पे अगर उत्पीड़न हो रहा उसके खिलाफ खड़ा होना एक मेरी जिम्मेदारी। इतना ही नहीं कि केवल मैं जो है दलितों के मुद्दे पर काम किया हूं या शेड्यूल कास्ट के मुद्दे पर काम किया हूं, मैं उस चीज का बड़ा ही एक पक्षधर रहा हूं शुरू से कि किसी भी समाज के साथ अगर भेदभाव हुआ है, उसके साथ उत्पीड़न हुआ है, तो उसको बराबरी का हक मिलना चाहिए, उत्पीड़न उसके साथ रोकना चाहिए। यहाँ मैं एक आध चीज जोड़ूं, जो लोग बोलने से भागते हैं, भागते ये हैं कि भाई वोट तो हमको दे दो लेकिन हमारा नाम नहीं आना चाहिए। ये मेरा वोट है एकदम बिल्कुल पॉकेट में रखा हुआ, लेकिन इनके बारे में बोलना नहीं है। मुस्लिम समाज के बारे में खुल के बोल रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं। देश की आबादी, अगर पूरे देश की आबादी अगर उनकी 2005 की रिपोर्ट के हिसाब से मैं कह रहा हूं 70 मीटर, हालांकि वो बेईमानी है, अब वो 2005 कितने साल हो गए, अगर उस समय 14.2% कही गई थी मुस्लिम आबादी, तो आज निश्चित तौर से 16-17% तो पूरे देश में हो गई। बिल्कुल। राज्यवार कहीं कहीं जाएंगे तो अब 33-34%। प्रतिनिधित्व क्या था, और उसी रिपोर्ट को मैं आधार बना करके एक दस्तावेज आप लोगों को कल मिल जाएगा, एक दो चार कॉपी मैं लाया हूं, बहुजन स्वराज घोषणा पत्र। सीएए का जो आंदोलन चल रहा था सर, उसमें जिग्नेश मेवाड़ी को लाने वाला जो है, दिल्ली में जो शाहीन बाग का आंदोलन था उसमें जिग्नेश मेवाड़ी को मैं हिलाया था, लेकर के आया था। चाहे वो शाहीन बाग का हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो, घंटाघर लखनऊ का हो, इलाहाबाद का हो, हर जगह मैं गया हूं। मुझे इस बात के कहने में कभी भी, ये कहते हैं ना कि पैदा हो गया उस जाति में, तब मैं कहते हैं कि ये शेड्यूल कास्ट का है या चमार है या जो कुछ भी। अगर किसी और जाति में आज पैदा होता तो शायद आज मेरा पद जो है सबसे सर्वोच्च माना जाता। पूरे देश का इकलौता प्रोफेसर हूं शेड्यूल कास्ट से। अब पूरे शेड्यूल कास्ट, पूरे पिछड़ा वर्ग, पूरे शेड्यूल ट्राइब में पूरे भारतवर्ष में इकलौता प्रोफेसर हूं जो पश्चिम एशिया पढ़ाता हूं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में। ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, ईरान, इराक, मोरक्को, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, पैलेस्टाइन, ये सारे देश को पढ़ाता। बधाई आपको बहुत बहुत। और आप लोगों को एक और इंफॉर्मेशन दे, और मुझे भी अच्छा लगेगा सब लोग जाने कि 2023 में अल्जीरियन गवर्नमेंट में मुझे अपने स्वतंत्रता दिवस में अपने देश का अतिथि बनाया था। अच्छा, बहुत। और मुझे पहली बार ये आभास हुआ, और मैं बताऊं, मैं इन सब चीजों में बहुत अपने आप को, कुछ लोग मेरी निंदा भी कर देते हैं, कोई बात नहीं, उनकी अपनी सोच है। मैं किसी समाज को उसके पहनावे से, उसके ड्रेस से, उसके क्या खाते हैं पीते हैं, उससे मेरा लेना देना। हर धर्म की अपनी एक इसका वजूद है,
उनके अलग अलग दर्शन है, उनकी अलग अलग फिलॉसफी है, उनको भारतीय संविधान उनको प्रैक्टिस करने की आजादी देता है। और मैं जब वहां गया सर, तो कुछ चीजें मुझे अल्जीरिया में जाने के बाद मुझे बड़े, जैसे कहते हैं, दिमाग जो बंद हो खुल गया। सच्चाई ये थी, 2 मिनिस्टर अल्जीरिया के राउंड द क्लॉक जो साथ साथ घूमते थे, 1 हफ्ता जितने भी, और मुझे इस बात का आभास ये नहीं हुआ कि यार मैं जा कहाँ रहा हूं। इतना टॉप सीक्रेट दौरा मेरा था। हवाई अड्डे पर जा रहा हूं, हवाई अड्डे पर जहां पर भी ये सामान लेकर के आने जाने के लिए पूरी सिक्योरिटी चारों तरफ से लगी। और जब वहां गया तो मुझे एक चीज डर था कि यार कहाँ जा रहा हूं, कौन मुझे मिलेगा, मुझे तो कुछ पता भी नहीं। ऐसा सीक्रेट दौरा था मेरा। और वहां जब गया तो पहले यार, जब वहां अल्जियर्स में उतरा एयरपोर्ट पे जहाज, तो वहां पर मुझे ये देखा कि पहले ब्रिगेडियर लोग आ रहे हैं मिलिट्री, उसके बाद पूरे के पूरे फौज के लोग आ रहे हैं, फिर उसके बाद सिविल अफसर आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं। नीचे लेकर के आ रहे हैं, जहां हो रहा है, मतलब गार्ड ऑफ ऑनर जो भी होता है, सलामी उलामी देते हुए, वो तो कहा ठीक है। और उसके बाद 15-16 गाड़ियां आगे चल रही हैं, फिर बीच में मेरा काफिला, फिर बीच में 15-16 गाड़ियां चल। मतलब मुझे ये नहीं समझ में आया कि सर मैं किसी आदमी के साथ धर्म के नाम पर कैसे मैं कह देता हूं ये धर्म कमजोर है, ये धर्म मजबूत है, ये धर्म अच्छा है, ये धर्म खराब। वो विषय मैं पढ़ाता हूं, और एक ही लाइन मैं जोड़ूंगा, वो तो विषय वो है, विषयांतर हो जाएगा, कि मैं शुरू से कह रहा हूं कि पश्चिम एशिया के इतिहास को पुनः पढ़ने की जरूरत है। पूरे इस्लामिक कंट्री के इतिहास को पूरे देश में, पूरे स्कूलों में, पूरे विश्वविद्यालयों में पुनः पढ़ाने की जरूरत है। जितना विकास, जितना खुलापन, जितना ओपननेस उन देशों में है, उतना किसी देश में हो ही नहीं सकता। कुछ समय पहले अभी किसी बातचीत में करने में मुझे आया था, तो उन्होंने कहा ऐसे, अब पता नहीं क्यों हमारी एक मानसिकता बन गई है, हम आपसे बात करेंगे हिंदू मुसलमान के नाम पे बात कर लेंगे, डिवाइड कर देते, मतलब महिलाएं हैं हमारी तो केवल बुर्का के अंदर रहेंगी, ये दिमाग है हमारा। यही मैं प्रोफेसर साहब इस पे ही आपसे बात करना चाह रहा था कि आज के परिप्रेक्ष्य में आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस है, आपने अभी अपनी बायोग्राफी में अपने बारे में बात सब कुछ बताया, तो आपका एक लंबा टाइम गुजरा है, तो आप पिछली सरकारों में और इस सरकार में कितना फर्क देते हैं? आज जो सरकार चल रही है, तो आप इस सरकार के कार्यकाल से कितना मुतमईन है? क्या 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 आप सरकार से मुतमईन है, या देखें सर, मैं तो बिल्कुल, यह सरकार नाम की कोई चीज है हिंदुस्तान में? मैं सरकार से बिल्कुल खुश नहीं हूं, बिल्कुल सरकार नाम की कोई चीज। मैं इस लेवल पे कहता हूं कि आप, आज हमारा पीएम, आज हमारा सीएम संवैधानिक पद पर होकर जी, तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पोस्ट है जी, संविधान की कदम लेने के बाद, अगर ये कहता हूं कि सिंदूर खतरे में है, आपकी भैंसें खुल जाएंगी, मौलाना झाड़ू देंगे सबके ऊपर, जब आपने संविधान की कसम खाई थी, तो आप इसकी गरिमा को क्यों नहीं रख रहे? अगर पीएम आपको बनाया संविधान ने, सीएम आपको बनाया, और जब आपने शपथ ली थी, तो आप तो फादर ऑफ नेशन हो गए ना, फादर ऑफ प्रदेश हो गए। आप प्रदेश में रहने वाली जनता, वो आपकी पुत्र समान है। तो ये इसको कैसे, कौन सा वो ऐसा इनके अंदर गिल्ट है कि ये अपनी उस संविधान की क्षमता को भूल जाते हैं, उस शपथ को भूल जाते हैं, और बड़े मंचों पर, नेशनल मंचों पर एक हिंदुस्तान का 1/4 हिस्सा माइनॉरिटी का, उसको जलील करने का काम कर। सर 2-3 चीजें यहां पर जोड़ने की जरूरत है। मैं जितना मैं शहर में हूं दिल्ली में, उससे ज्यादा मैं गांव में रहता हूं, और बराबर इस समय भी मैं गांव में ही घूम रहा हूं। मैं जिसको आप कह रहे हैं संविधान की शपथ ले रहे हैं, या जो जो अल्फाज जो लोग यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, वो मान चुके हैं। और इसको मैं पिछले सरकारों से भी जोड़ूंगा कि अगर आप देखेंगे कि इस समय भारत सरकार के 25 उच्च न्यायालय, 25 उच्च न्यायालय में 1000 से ज्यादा जज हैं सर, 1000 से ज्यादा जज हैं। 1000 से ज्यादा जज में 700 कुछ, मतलब लगभग 800 जज कार्यरत हैं। 800 जज अगर कार्यरत हैं, उसमें
84 का डेटा, 84 उसके बाद भी मेरे पास है 2024 का, कि अभी तक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है, बैकवर्ड मिला करके 50 से ऊपर जज नहीं थे। और मैं कह रहा हूं, खुल के कह रहा हूं, इसमें कहीं से कुछ नहीं। संघर्ष अगर अगला होगा तो न्यायपालिका के खिलाफ होगा। हाँ। न्यायपालिका न्याय बैठे हुए वहां पर जो कहते हैं वो संविधान की रक्षा नहीं करते हैं, वो संविधान को तोड़ने का काम कर रहे हैं। न्यायपालिका क्यों नहीं संज्ञान ले? इन्हें संज्ञान लेना चाहिए कि आप देश की बड़ी आबादी के लिए इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। सर, चुनाव आते हैं, चुनाव जब चले जाते हैं, उसके बाद आप जो है सबका साथ सबका विकास की बात करते हो, सबको सम्मान देने की बात करते हो। अभी और जब चुनावी मन जाता है तो कोई ऐसा जुमला नहीं आपकी जबान से बचता जिसमें आप कोशिश न करें कि इनको जितना से ज्यादा जलील किया जा सके उतना जलील करो। और उस आबादी को जिस आबादी ने देश को आजाद कराने में अपना अहम रोल अदा किया है। रेशमी रुमाल चला मौलाना के नाम पर, कहते हैं मौलाना के नाम पर कहा अभी कि झाड़ू दे देंगे, सड़क किए देंगे। इन्हीं मौलानाओं के 60,000 सर पेड़ों पे लटके हुए थे। जंग आजादी को, देश को आजाद कराने के लिए सर काट दिए गए थे। तो ये अदलिया हमारी कहाँ है? क्यों इन सारे इतने खतरनाक जुमलों पे एक्शन तो अदालत को लेना पड़ेगा, क्योंकि ये तो समझ चुके हैं कि हम तो सब कुछ है, जो कह देंगे वो कर देंगे और हमारा कोई कुछ करने बिगाड़ने वाला है नहीं। तो इसमें दो चीजें मैं कहूंगा कि न्यायपालिका, जो आपने कहा कि इतने हजारों सर या शरीरें राष्ट्रीय आंदोलन में लटकी मिली, इतिहास पढ़ने वालों को इंडिया गेट का इतिहास पढ़ लेना चाहिए, और जिसमें 80% से ज्यादा उसमें खुदे हुए नाम केवल शहीद मुसलमानों के, बिल्कुल 80% से। दूसरे नंबर पर शेड्यूल कास्ट वाले हैं, बाकी जो हैं, जो तथाकथित जो आजकल के वो कर रहे हैं। और इसमें मैं सर बार बार कहता हूं कि अभी जैसे कल वहां का चुनाव का रिजल्ट आएगा, 27 लाख तो ये कह रहे हैं कि नाम कट गए बंगाल में। 27 लाख हैं तो काफी। दूसरी एक और मैं जोड़ूं सर कि न्यायपालिका अगर न्यायप्रिय होती तो कभी कहती कि चुनाव रोक दो, इमरजेंसी 6 महीने लगा दो, उसके बाद इनकी नागरिकता पहले वोटर लिस्ट तय हो जाए, उसके बाद चुनाव होगा। अगर न्यायपालिका न्याय होता तो ये न्यायाधीश जो जिनको हम लोग कहते हैं कि मिलाड, ये मिलाड नहीं है, देश को सबसे बड़े खतरे में डाल रहे हैं। सर मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं। एक तरफ तो चुनाव आयोग कहता है कि हमारा मत जी एक मत पड़ना चाहिए, वोट का अधिकार है, कोई रहना नहीं चाहिए। और जब लोग मत देने के लिए लाइन में निकलते हैं तो जो चुनाव आयोग की टीम है, लगाई द्वारा फोर्स है, वो औरतों पे लाठीचार्ज करती है, उनको वोट डालने नहीं दी जाती। सर मत का अधिकार, मत डालने की, सुप्रीम कोर्ट के जज अगर कह दें कि अगली बार आप चुनाव में वोट दे लेना, हाँ, ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की ये मानसिक दिवालियापन के सिवा और कुछ नहीं है। ये संविधान से सम्मत निर्णय नहीं है। मेरा वोट आपने काट दिया, इससे क्या निष्कर्ष ये है सर, बंगाल से ही मैं शुरू कर देता हूं। खुलना डिस्ट्रिक्ट, करीमनगर डिस्ट्रिक्ट, मेहबूबनगर डिस्ट्रिक्ट, ढाका डिस्ट्रिक्ट, और एक नई बहस हो जाएगी कि आज भी जो बंगाल में 1.5 करोड़ से ज्यादा जो अछूत जो शेड्यूल कास्ट है वो नागरिकता विहीन है। 1.5 करोड़ से ज्यादा है सर। और ये 27-28 लाख जो आज नाम कटे हो मुसलमानों के, ये नागरिकता विहीन किए जाएंगे। और ये लोग अब संघर्ष करेंगे कि मुझे नागरिकता दे दो, नागरिकता दे दो, नागरिकता दे दो। न्यायपालिका और सरकार ये दोनों मिल करके देश को गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं। जो लोगों को ये घमंड है, मैं किसी के न्याय धर्म पर नहीं कहता हूं, सभी धर्म के अपने मजबूत अच्छे संस्कार भी हैं। जो लोग ये गलतफहमी पाले हुए हैं कि मैं हिंदू 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 हिंदू, जाकर के गांव में सर्वे करवा के दिखवा लीजिए, उसमें जितने भी हो पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग होगा जो ये मार धांधा करने में लगा हुआ है, सांप्रदायिक, उसको नौकरी नहीं चाहिए, उसके घर में शाम की रोटी नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं, हिंदू मुसलमान का रंग चढ़ाए। और मैं कह रहा हूं इनसे कमजोर सरकार कोई है नहीं सर। इस सरकार जो चल रही है, लेकिन कमजोरी कहां है? मैं गांव में नहीं,
और इसके लिए विपक्ष के जितने भी पार्टियां छोटी छोटी जो अगला सपना देख रही कि हम चुनाव जीतेंगे, वो करेंगी क्या? चुनाव के ऐन मौके पर 15 दिन पहले, 1 महीने पहले टिकट दे देगी। कैंडिडेट कौन सा तरकीब लगाएगा कि 1 महीने 15 दिन में वो क्षेत्र में घूम लेगा? सर 6 महीना पहले अगर कैंडिडेट को टिकट देते, आपको भागना होता, मुझसे विचार नहीं रखते, आपको भागना होता भाग जाते, मैं उसको कंपनसेट कर लेता। नतीजा ये होता कि 15 दिन 20 दिन पहले अब उसमें तौलना शुरू हो जाएगा, कौन दे सकता है ज्यादा से ज्यादा। विपक्ष के हारने का यही कारण। समझाने की जरूरत है पिछड़ा वर्ग को, समझाने की जरूरत है शेड्यूल कास्ट को। कोई भी कैंडिडेट सर कैसे समझे? समझने के लिए सर मैं ऐसी घुट्टी पे पिला दी, मैं प्रयोग कर चुका हूं सर। तो उसको कैसे समझेंगे? ये आपकी बात से हम इत्तेफाक कर रहे हैं कि जितनी भी राजनीतिक पार्टी हैं जिनको चुनाव में टिकट देना है, उन्हें 6 महीने पहले टिकट दे देना चाहिए, क्योंकि इससे एक तो अंतरकला खत्म हो जाती है, जो उसकी कार्यकर्ताओं के बीच में जो मनमुटाव होता है उसे भी प्रत्याशी दूर कर लेता है। लेकिन ये समाज के बीच में जो इतना द्वेष भर दिया गया है, और इसमें एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ पश्चिम बंगाल का चुनाव देखने के बाद, बिहार का चुनाव देखने के बाद लोकतंत्र की तो बात ही नहीं हो रही ना। बात तो ये हो रही है कि भाई ये इनको रोको, इनसे देश को खतरा है, ये देश पे काबिज हो जाएंगे, और कोई मुद्दा विकास का नहीं, आप बस वोट दे दो भारतीय जनता पार्टी को, इसके अलावा तो लोकतंत्र बचा ही नहीं कहीं। सर मैं करके देखा हूं, और वीरेंद्र सिंह जी थे उसके गवाह, जो सबसे कट्टर आरएसएस और बीजेपी का कार्यकर्ता थे, बिरादरी थी पासी। सर अक्टूबर नवंबर लेकर के महीने में तिलतिलाती ठंड में मैं एक एक घर घुमा हूं, और वहां संघ के से लेकर के बीजेपी से लेकर के नेता तक लोग नाक रगड़ दिए कि कार्यक्रम हम होने नहीं देंगे। और मैंने उस 2 महीने के बाद 29 दिसंबर को जो कार्यक्रम हुआ, 5000 से ज्यादा तो वही बिरादरी आई। और उन्होंने क्या कहा सर कि आपसे एक चीज हमने सीख लिया, जय भीम हमने सीखा है सर। ये मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और आज वो बंदे वही कहते हैं कि नहीं साहब हमको गलत पढ़ाया गया, हम जो हमेशा इनके पीछे पीछे दौड़ते रहे, इनके पीछे। आज साहब आपने हमारी आंख खोल दी। जरूरत यह है कि मैं ये छोड़ दूं, राजनीति तो सेकेंडरी आ जाएगी, मैं कर लूंगा, नहीं करूंगा कोई बात नहीं, जहां पहुंच गया, आप लोगों का आशीर्वाद। लेकिन उस आदमी को समझाना मेरी जिम्मेदारी है कि संविधान अगर तुम्हारे पूर्वज ने दिया तुमको, तो तुम संविधान की रक्षा करने के लिए निकलो, और तुम इस लफड़े में मत पड़ो। सरकार यही करती है कि तुम हिंदू मुसलमान का संघर्ष करते रहो, नौकरी नहीं मिलेगी, सब कुछ नहीं मिलेगी, तुम्हारी पीढ़ियां इसी में खत्म हो जाएंगी। और ये थे हमारे साथ प्रोफेसर साहब, जो अपने विचार आपके सामने रख रहे थे। क्रांतिकारी आदमी है, समय का अभाव है, इसकी वजह से हम गाड़ी को यहीं पर विराम देंगे। लेकिन एक बात ये समझ में आई आपके कि कहीं ना कहीं देश पीड़ित है, और देश के जिन हालात में देश है, इनको बदलने के लिए समाज में को जागरूक होना पड़ेगा। और हिंदुस्तान के अंदर जो भाईचारे का माहौल, वातावरण 2014 से पहले इस हिंदुस्तान में था, उसको वापस लाना पड़ेगा। और उसके लिए जिम्मेदारी होगी हिंदुस्तान में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की। कोई एक जाति, कोई एक धर्म, कोई एक विशेष संगठन या पार्टी देश को नहीं बचा सकती। देश को बचाने के लिए हम सबको मिलके खड़ा होना होगा, तभी ये देश बचेगा। साथियों, देश को बचाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसी के साथ इन चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। प्रोफेसर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद, हमारे घर तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर, धन्यवाद।